मस्क तो बनना चाहते हो, लेकिन क्या आप तैयार हो 4 साल फुटपाथ पे सोने के लिए? पापा ने बोला था यार 10th में 85, अगर 80% आई ना तो पायलट पेन दिलाएंगे। मेरे को 1 साल हुआ था काम करते हुए, एंड आई वाज अर्निंग 4 टाइम्स माय फादर एट दैट टाइम। मेरा और कंप्यूटर्स का रिश्ता ऐसा हो गया है, इसी आई कैन लिव विदाउट फूड बट आई कैन नॉट लिव विद माय कंप्यूटर। मैंने आज भी इस एज में भी आई वर्क एटलीस्ट 18 आवर्स अ डे, एटलीस्ट 18 आवर्स अ डे। सुबह पहुंचने के पैसे से ये दुनिया घूमती है, पैसा नहीं है तो दुनिया चलेगी नहीं। मेरे ऊपर एक जुनून था, I wanted to just end this cycle of party. आज की कहानी जीने की नजर। सुबह दोपहर शाम दिन का पहर कोई भी हो, सपनों को जीने की है। कहानी एक एंटरप्रेन्योर की, एक विजनरी की, जिन्होंने पेमेंट टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिवोल्यूशनरी काम किया। उल्लेखनीय करियर जर्नी जिसमें एक टेक एंथो से लेकर बीपीओ दुनिया को समेटे हुए फिनटेक एवं पेमेंट टेक्नोलॉजी की डायनामिक दुनिया पर कभी न मिटने वाले निशान बना दिए। एक फाउंडर, एक इन्वेस्टर और लीडरशिप की दुनिया में एक रोल मॉडल, रुचि राठौड़। मैम वेलकम। तो सबसे पहले तो आपसे समझना चाहते हैं कि ये फिनटेक जो है बेसिकली ये शब्द है क्या, इस्तेमाल क्या है इसका, क्या इंडस्ट्री है ये? राइट, तो फिनटेक 2 शब्दों से मिलके बना है, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। फाइनेंस जो हमारा ट्रेडिशनल फाइनेंस था, बैंकिंग हुआ और जो भी ट्रेडिशनल फाइनेंसेस के मेथड्स थे वो नॉर्मल। आज से 20 साल पहले 30 साल पहले आप जो सोचेंगे तो बैंक जाना होता था, पासबुक लेके जाओ, चेक लेके जाओ, सब कुछ मैनुअली होता था, पेपर वर्क होता था। धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, जैसे जैसे ऑनलाइन हुई चीज़ें, इंटरनेट की सुविधा आई, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी जो हैं वो भी टेक्नोलॉजी को उन्होंने अडाप्ट किया। अब जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पेशली जो बैंक्स हैं, चाहे वो नॉर्मल बैंक्स हो जो सरकारी अपनी गवर्नमेंट बैंक्स होती हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं या पर्सनल बैंक्स। अभी आजकल तो ऐसा हो गया है कि अगर आपके पास में पैसा, आप एनबीएफसी का लाइसेंस ले लीजिए और आप अपना खुद का लेंडिंग का बिजनेस या कोई भी फाइनेंशियल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसमें जब आप टेक्नोलॉजी को जोड़ते हैं तो आप चीज़ों को बहुत वाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले ये था कि मान लीजिए एक बैंक की ब्रांच है तो उसी शहर में या उसी एरिया में रहने वाले लोग उसको यूज कर सकते थे, कारण कि आपको जाना होगा, आप एक शहर से दूसरे शहर तो बैंक नहीं जाएंगे। बट टुडे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ने हेल्प किया है एक ही इंस्टीट्यूशन को विस्तार करने के लिए पूरे वर्ल्ड में। फॉर एग्जाम्पल, टेक द एग्जाम्पल ऑफ पेपल और स्ट्राइड और रेवोल्यूट और कंपनी कॉल्ड वाइज। तो वाइज आपको बैंक अकाउंट्स देता है, आप यहाँ पे है आपका बिजनेस, लेकिन आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। आप यूरोप में, यूके में, यूएस में, आप किसी भी कंट्री में वर्ल्ड के और किसी भी कंट्री में लेन देन कर सकते हैं बैंकिंग का। ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि टेक्नोलॉजी ने हेल्प किया फाइनेंस के क्षेत्र में। तो फाइनेंस में जब टेक्नोलॉजी ऐड हुई तो फिनटेक बना, एंड दिस फिनटेक इज नॉट limited to only banking. It can be in lending, it can be in payment processing, it can be in any other thing where finance is involved. तो फिनटेक आज की डेट में तो देखिए, पैसे से ये दुनिया घूमती है, पैसा नहीं है तो दुनिया चलेगी नहीं। बिल्कुल। और दुनिया को अगर चलाना है और आपको अपने ग्राहक बढ़ाने हैं, अगर आपको लिमिटेड नहीं रहना है अपने क्षेत्र में से केवल, तो आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना ही पड़ेगा अपने बिजनेस में। और जब आप टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं और फाइनेंस को ऑल ओवर द वर्ल्ड आप एक्सपैंड कर देते हैं, तो इट्स फिनटेक, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो अगर एक साधारण तौर पर समझना चाहें, जिनको जो इस फील्ड से जुड़े हुए नहीं हैं या उस शायद बैकग्राउंड से नहीं जुड़े हुए हैं, बट जैसा आपने एग्जांपल दिया कि बैंक से तो हर कोई जुड़ा हुआ है, तो शायद समझ सकते हैं। तो क्या हम बैंक के उदाहरण से समझा सकते हैं कि बैंक की जैसे टेक्नोलॉजी है, ठीक है, साधारण तौर पर अगर हम लोग भी समझें या धारणा में अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी तो वो भी है कि पैसे निकालने के लिए पहले बैंक में जाना पड़ता था। Exactly. एटीएम्स आ गए, मतलब पहले चेक्स लगाने पड़ते थे, लगाया फिर आया, आज आपके एटीएम्स आ गए, तो वो भी एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है। तो उसमें कुछ और
माइन्यूट कुछ ऐसा आप उदाहरण बता सकते हो जो लोगों के थोड़ा सा ज्यादा बेहतर समझ सारे एक्चुअली स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जी। इनिशियली जब कोई बैंक अकाउंट खुलवाना होता था तो आप बैंक ब्रांच जाते थे, आप बाकायदा पेपर वर्क लेके जाते थे, आप अपना जो भी है राशन कार्ड या एड्रेस प्रूफ के तौर पे जो भी पेपर्स हैं आप सारी चीजें लेके जाते थे। आप ये सोच भी नहीं सकते थे कि आप इस शहर में बैठे हैं और किसी दूसरे शहर की ब्रांच में आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, पर आज ऐसा नहीं है। आज आपका बैंक में किसी भी ब्रांच में आप यहाँ पे बैठ के कहीं की भी ब्रांच में बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं ऑनलाइन। आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ऑनलाइन होता है, क्योंकि अभी आधार से और पैन कार्ड और आपका पासपोर्ट सब कुछ जुड़ चुका है, तो नेचुरली आपके वेरिफिकेशन ऑनलाइन हो जाती है। आपकी KYC और KYB, अगर आप बिजनेस अकाउंट खुलवा रहे हैं तो KYB भी ऑनलाइन हो जाती है। दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी ने बैंक्स के साथ मतलब बैंक्स ने ही अडाप्ट किया होता तो आज भी आपको जाना पड़ता ब्रांच अकाउंट खुलवाने के लिए। ये तो शुरुआत हो गई। अब मैं आपको बिल्कुल एग्जांपल दूं, जैसे कल ही हम लोग जा रहे हैं 2 हफ्ते बाद, आई हैव अ टूर टू इंग्लैंड, सो आई नीडेड अ फॉरेक्स कार्ड। नेचुरली GBP चाहिए। तो नॉर्मली पहले क्या होता था कि फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस के लिए आप बैंक से पैसे भेजते थे पहले बैंक को, फिर बैंक से कोई बंदा आता था करेंसी चेंज करके आपको नोट दे के जाता था। आज क्या है, आप ऑनलाइन अप्लाई करो, आपका फॉरेक्स कार्ड आ जाएगा, आप अपने बैंक से ट्रांसफर कर दो, करेंसी एक्सचेंज होकर उस कार्ड में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी। सो एवरीथिंग इज सो ईजी। जो चीज़ें पहले टाइम लेती थी कि 3 दिन 4 दिन लग जाते थे जिस काम में, आज वो इंस्टेंटली बैठ के होता है। आपके KYC वेरिफिकेशंस जो एवरी ईयर कंपलसरी होते थे, पहले आपको बैंक जाना पड़ता था, अभी आपके पास एक सिंपल सा लिंक आता है, आप जाएंगे। इतनी सारी कंपनीज हैं जो KYC ऑनलाइन करती हैं, तो सब है, वेरीफाई है, ये सारे वो कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी बैंकिंग सेक्टर को दी हुई है ऑनलाइन वेरिफिकेशंस करने के लिए, तो आपके वेरिफिकेशंस भी ऑनलाइन हो जाती हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली helping the banking sector and the other financial technology sectors also to evolve। तो ये सारे आप देखोगे कि रोजाना में कई बार आपको पता ही नहीं चलता कि आप एक्चुअली कितनी सारी चीजें अनजाने में टेक्नोलॉजी का आप यूज कर रहे हैं, आपको याद ही नहीं आता। आप आज व्हाट्सएप से पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं जी, आप स्नैपचैट से पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो। कभी किसी ने सोचा था मैसेंजर ऐप से पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगा, एंड वी आर डूइंग इट। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। करेक्ट मैम। अभी लास्ट वीक हम एक एस्ट्रोलॉजर हैं उनके साथ में शूट कर रहे थे, तो उनसे मैंने सवाल पूछा कि जिस फील्ड में वो आए हैं तो उस फील्ड में वो क्यों आए हैं, तो उनका बड़ा खूबसूरत जवाब था कि इस फील्ड को मैंने नहीं चुना है, इस फील्ड ने मुझे चुना है। तो आपके साथ क्या रहा, ये फील्ड में जो है आपका आना कैसे हुआ? दिस इज अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। पर इससे पहले ना मुझे थोड़ा बैकग्राउंड बताना पड़ेगा जी। सी आई वाज बोर्न इनटू अ फैमिली, a lower middle class family. Okay. And I've seen my parents struggle even for basic things like education, good food, good life. जो बच्चों को normally उनका अधिकार है ना जिन चीज़ों पे, एक बच्चे का अधिकार है कि वो खिलौनों से खेल सके, एक बच्चे का अधिकार है उसको पूरा पोषण मिले, उसको अच्छा खाना मिले, उसको अच्छी एजुकेशन मिले। उन बेसिक चीज़ों के लिए मैंने अपने माँ बाप को स्ट्रगल करते हुए देखा। एंड सी आई डोंट नो अबाउट अदर्स बट आई वाज अ वेरी सेंसिटिव चाइल्ड। मुझे बहुत समझ में आती थी चीज़ें जो नॉर्मली, क्योंकि बचपन से वो संघर्ष देखा था। तो क्या होता था कि कई बार बहुत सारी चीज़ों का मन करता था, लेकिन कभी माँ बाप से कहा नहीं, क्योंकि पता था कि वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और जब वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो उनको दुख, उन्हें मना करना पड़ेगा, और मना करेंगे तो दुख होगा। क्योंकि किसी भी माँ बाप के लिए ना अपने बच्चे को वो जो चाह रहा है वो ना दे पाना एक बहुत बड़ी त्रासदी है, और आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो मैंने अपना मन मार मार के बहुत बार, हर बच्चे की जैसे इच्छाएं होती हैं मेरी भी होती थी। मतलब आप यकीन मानिए, मैंने पहली बार पायलट पेन मुझे तब मिला था जब मैंने 10th में मेरी परसेंटेज आई थी 85%। पापा ने बोला था जब 10th में 85, अगर 80 की वो परसेंटेज आई ना तो पायलट पेन दिलाएंगे। एंड एट दैट टाइम 10 रुपए का पायलट पेन आता था, सिर्फ 10 रुपए का था। वो 10 रुपए के पायलट पेन के लिए कुछ शर्त ये थी कि 10th में 80% से ऊपर आने चाहिए, वो आए तब मिला। So that was the kind of struggle I have lived with. तो मेरे ऊपर एक जुनून था, I wanted to just end this cycle of poverty। मेरा ये था कि मुझे वो बनना है कि जब मुझे कुछ चाहिए हो ना तो मुझे उसके कॉस्ट भी पूछने की जरूरत ना पड़े, मैं हाथ रखूं और वो चीज मेरी हो जाए।
अब वो ना एक जिद बन गई थी, वो जुनून था, वो कोई इच्छा नहीं थी कि अरे मेरे को ये, एक होता है नॉर्मल इच्छा होना कि यार आई वांट दिस इन लाइफ, नहीं, वांट का चक्कर ही नहीं था, ये होना है, अब इसको कैसे भी करना पड़े, ये इनके इन प्रकार लेने वाली। तो अच्छा, दूसरी बात कि ये एक ईश्वर की कुछ चीज़ें भगवान देता है, आपके हाथ में नहीं होती। तो मेरा जो दिमाग है, इंटेलिजेंस जो है, वो ईश्वर की दी हुई है। सो आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आई टेल यू कि मैंने जब हम स्कूल की और कॉलेजेस की लाइब्रेरी में जाते थे, तो नॉर्मली ऐसा होता है कि साइंस के बच्चे तो साइंस की किताबें पढ़ते हैं, अपने होमवर्क की तैयारी करते हैं, ये करते हैं उन्हें। मैंने क्योंकि पढ़ाई तो मेरी वैसे ही अलग से हो जाती थी, तो लाइब्रेरीज में जाके शेक्सपियर से लेके और शरत चंद्र तक, और मतलब आई डोंट थिंक कि वेदास, उपनिषद, हिंदी, प्रेमचंद, मतलब कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं पढ़ने से। तो उधर का वो वाला साइड भी है कि बात करने का तरीका या लिखने का तरीका है। आई रोट पोएम्स। मतलब मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखनी स्टार्ट की है, अभी थोड़ा बहुत लिखा है, तो वो वाली चीज़ें भी टैलेंट था। तो जब पढ़ाई करके, अच्छा, व्हेन आई वाज जस्ट 20 आई स्टार्टेड वर्किंग। मैंने अपना MSc और PGD से साथ में कर लिया था, और MSc का जब लास्ट ईयर हुआ तो मुझे जॉब ऑफर मिल गया। तो मैंने वहीं पे जहाँ पे हम पढ़ रहे थे, PGD से कर रहे थे, वहीं पे जॉब कर लिया। सो आई वाज टीचिंग MCA एंड MTech स्टूडेंट्स ओवर देयर कंप्यूटर साइंस। चांस की बात है कि मुझे कोई जान पहचान के थे, उन्होंने बोला कि तुम्हें इग्नू में काउंसलर बनना है, बिकॉज आई नो यू कैन डू इट। तो मैंने कहा हाँ, करवा दो, क्या दिक्कत है। बट तब ये था कि कुछ भी मिल जाए, आई डू इट। तो मेरे को इग्नू में काउंसलरशिप भी मिल गई वहाँ। उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम इग्नू के पेपर्स चेक करोगे, उसमें भी पैसे मिलते हैं। मैंने कहा भाई लाओ। तो मुझे पेपर्स भी चेक होने के लिए मिल गए। उस टाइम पे एक पेपर को चेक करने के करीब 120 रुपये मिला करते थे। तो अगर आपने जैसे 500 पेपर्स चेक कर लिए तो मतलब आप तो मजा आ गया जिंदगी का। उसके बाद में जब सब कुछ करके, कॉलेज करके, पढ़ाई अपनी PGDC की करके, वहाँ पढ़ा के, इग्नू की काउंसलिंग करके, आई केम एट अराउंड 9 और 9:30 एट होम। तो मेरे ट्यूशन के बच्चे बैठे होते थे। तो आई वाज, हम मतलब लिविंग इन आगरा, और आगरा में कॉलेजेस बहुत हैं, हिंदुस्तान कॉलेज है, मतलब इंजीनियरिंग के ढेर सारे कॉलेजेस हैं। तो वहाँ से बच्चे आते थे MCA के, BCA के, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, एल्गोरिथम्स, वो सारी चीज़ें पढ़ने के लिए। तो मुझे ना इतनी कम उम्र में इतनी सारी चीज़ें मिल गई कि मुझे ना पैसे का नशा हो गया। और वो जो नशा, जब आपको बहुत छोटी एज में ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करी होती हैं, तो मतलब मेरे पापा बेचारे जो 20 साल तक नौकरी कर चुके थे उस टाइम पे, और मेरे को 1 साल हुआ था काम करते हुए, एंड आई वाज अर्निंग 4 times माय फादर एट दैट टाइम। तो मुझे हो गया कि भाई अभी तो है तो सही, टैलेंट कर तो सकते हैं कुछ, लेकिन कहाँ हाथ पैर मारने हैं। सो बिकॉज आई वॉज वेरी प्रोफिशिएंट इन कंप्यूटर साइंस, तो मैंने सोचा कि ठीक है, दूसरे के यहाँ पे क्यों जॉब करनी, क्योंकि टीचिंग भी कर रहे थे कंप्यूटर साइंस सेंटर में। सो आई स्टार्टेड अ कंप्यूटर सेंटर एक्चुअली, स्टार्टिंग वहाँ से हुई। तो मैंने लोन लिया, एंड मेरी शादी में कुछ पैसे मिले थे जो सब लोग, आई वॉज मैरिड इन 2002 एंड बाय चांस माई हस्बैंड, आई मेट हिम ऑन इंटरनेट इटसेल्फ। तो वो भी ना बिल्कुल उसी माइंडसेट के थे। तो हम दोनों ने अपने अपनी जो सेविंग्स थी सब कुछ इकट्ठी करी, एंड वी हैड अराउंड 10 to 12 कंप्यूटर्स, और मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, स्टार्ट करने के बाद मुझे बहुत ईजी था, क्योंकि मेरे पहले से ही सारे स्टूडेंट्स सब जान पहचान के थे। तो वो सारे जहाँ जहाँ पढ़ रहे थे वहाँ से छोड़ के सारे आ गए, एंड बाय गॉड्स ग्रेस मेरे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहते हैं, कम्युनिकेशन अच्छा होता है। तो 1 साल तक वो बहुत बढ़िया वहाँ पे चला। फिर वहाँ पे पता चला, एक फ्रेंड थे, कॉमन फ्रेंड थे, एंड ही टोल्ड कि यार ये कॉल सेंटर का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। मैं बैंगलोर में था, मैंने वहाँ देखे कॉल सेंटर्स, इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं, और पैसे डॉलर्स में और पाउंड्स में आते हैं, और यहाँ पे आके पाउंड तो 100 times हो जाता है। तो मैंने पूछा भाई, पहले तो कॉन्सेप्ट समझा कि क्या है, फिर उससे पूछा कैसे कर सकते हैं। बोले कैसे क्या कर सकते हैं, क्लाइंट्स मेरे पास में है, मैं पार्टनर रहूँगा, मतलब मैं एक कट लूँगा, मैं कमीशन लूँगा, क्लाइंट्स मेरे पास में है, और सिस्टम्स वगैरह सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तुम्हारे पास है, तो वी कैन डू इट टुगेदर। राइट।
तो हमने क्या किया, ये बात है 2005 की, हमने अपने सारे सिस्टम्स उठाए वहाँ से, हम दिल्ली शिफ्ट होके आ गए। और यकीन मानिए उस वक्त हमें कुछ नहीं पता था कि आगे ज़िंदगी में क्या होगा, बस वो एक रिस्क लेने वाली बात थी Right. कि भाई करते हैं, क्या होगा, ज़्यादा वापस आ जाएंगे बस। तो बस वो सारे कंप्यूटर्स उठाए, दिल्ली आए, और यहाँ पे वही जो फ्रेंड थे उन्होंने इनिशियल 2 क्लाइंट्स जो हैं वो हमें दिलवाए। सेल्स का काम था और वो लोग मोबाइल्स बेचते थे यूके में। Okay. सो 3 मोबाइल इज अ कंपनी इन यूके, एंड वो 3 के पैकेजेस बेचते थे, मोबाइल प्लस जो भी उनका सब्सक्रिप्शन का पैकेज हुआ करता था। और वहाँ पे एक सेल पे हमें 70 पाउंड्स का कमीशन मिला करता था। 70 पाउंड्स ना, जस्ट कन्वर्टेड इनटू 100 टाइम्स, तो 70 पाउंड्स यहाँ पे आके 7000 रुपीज हो जाते थे। सो दैट मीन्स कि अगर आपने एक हफ्ते में 10 सेल्स कर ली तो 10 into 70,000 मेक्स इट अराउंड 7 lakhs। और 7 lakhs तो हमने कभी जिंदगी में नहीं देखे थे। मतलब आप सोचिए कितना बड़ा चीज हो गई इधर से उधर। तो उसमें सारा खर्चा करा के भी, जो भी सैलरीज थी ये करके भी, आप हफ्ते का इजिली 1 लाख बचा पाते थे। एंड दैट वाज अ ह्यूज अमाउंट फॉर अस, यू नो, जहाँ पे उस वक्त 50,000 रुपये सैलरी, लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के तैयार इसलिए करते थे कि 50,000 रुपये सैलरी का कोई जॉब मिल जाए तो मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। हमें लाख रुपए हफ्ते के मिल रहे थे, मतलब क्या चाहिए जिंदगी में। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपने अभी बीच में कहा आपके फादर से आपकी जो अर्निंग्स हैं वो 4 गुनी थी उस वक्त। yes. आपने काम जो स्टार्ट ही किया था। Yes. तो कहते हैं कि एक गुरु और एक पिता, वो दोनों की खुशी शायद वो सबसे ज्यादा उस दिन खुश होते हैं जब उनके बच्चे उनसे ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। फादर का क्या रिएक्शन था? फादर का, देखिए आज मैं जो हूँ ना, मैं हूँ ही अपने पिता की वजह से। नॉर्मली लोग माँ की तारीफ करते हैं कि माँ ने ऐसा किया, माँ ने ऐसा किया। मैं जो कुछ भी हूँ ना आज, मेरे पापा की वजह से। मेरे पापा ने बहुत स्ट्रगल्स किए थे अपनी लाइफ में, तो उन्होंने अपने, और हम 3 बेटियां हैं, हमारा भाई नहीं है। नॉर्मली उस ज़माने में क्या होता था कि बेटियों पे कोई ध्यान भी नहीं देता था, बेटा होगा तो पढ़ाएंगे, बेटा होगा तो ये करेंगे। मेरे पापा ने ना कभी बेटा बेटी सोचा ही नहीं। उन्होंने अपने तीनों बेटियों को बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट जो कुछ उनके लिए पॉसिबल, ही वाज लाइक हमारी छोरी छोरों से हाँ एग्जैक्टली वही वाला। हाँ। तो आई वॉज इन क्लास 4, और उस वक्त वो राजीव गांधी जी कंप्यूटर लेके आए थे, सब जगह कंप्यूटर केंद्र खुले थे। तो आगरा में पहला कंप्यूटर केंद्र खुला, और उन्होंने हमारे स्कूल के साथ में टाई अप किया कि हम आपके बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन देंगे, लेकिन उसके लिए 80 रुपीज पर मंथ फीस थी, स्कूल फीस के अलावा। दैट टाइम अब आप सोचिए, जिस इंसान की तनख्वाही 500-600 रुपीज रही हो और उसमें वो घर भी चला रहा है, बच्चों की एजुकेशन कर रहा है, फीस दे रहा है, उसके बाद उसको बोला जाए कि 80 रुपीज पर मंथ आपको और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे तो ये कंप्यूटर पढ़ सकते हैं। एंड यू वोंट बिलीव, माय फादर वाज हैविंग अ बाइसिकल। उन्होंने अपने लिए कभी कुछ किया ही नहीं, उन्होंने स्कूटर तक नहीं खरीदा अपने लिए। साइकिल पे ना बच्चों को बिठा के स्कूल छोड़ने जाते थे, वहीं से लेने आते थे। तो मुझे आज भी याद है, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट मोमेंट। जब स्कूल में ये बात हुई, पापा स्कूल से लेके आ रहे थे साइकिल पे, मैंने पापा को बोला, पापा पता है आज मैंने कंप्यूटर देखा। तो बोले अच्छा, क्योंकि उन्होंने तो देखा नहीं था पहले कभी। तो मैंने कहा हम सीख सकते हैं, हम सीख लें क्या? तो बोले कि फिर तो सीख लो। अब उनको फीस वीस का तो आइडिया था नहीं। मैंने कहा प्रॉब्लम ये है कि उसमें 80 रुपीज पर मंथ फीस लगेगी, और मुझे पता था कि वो बहुत बड़ा अमाउंट है उनके लिए देने के लिए। And trust me, my father didn't even say a single word. उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम्हारा मन है, हाँ सीख लो, मैं कर लूँगा। और क्लास 4 में मैंने पहली बार कंप्यूटर्स देखे। वो ज़माना था जूते मुँह से उतार के अंदर जाया करते थे, डॉस की फ्लॉपी डिस्क डाल के वो बूट किए जाते थे। एंड देन from that moment onwards मेरा और कंप्यूटर्स का रिश्ता ऐसा हो गया है कि आई कैन लिव विदाउट फूड बट आई कैन नॉट लिव विदाउट माई कंप्यूटर। आई हैव द बेस्ट कंप्यूटर्स ऑफ द वर्ल्ड। आज की डेट में मेरे पास मैक एप्पल के वो सिस्टम्स हैं जो मुझे नहीं लगता कि पूरे नोएडा में 4 सिस्टम्स भी होंगे। आई हैव दोज काइंड ऑफ सिस्टम। मेरा एक सिस्टम की कॉस्ट 35 lakhs 40 lakhs है। दैट्स इट काइंड ऑफ थिंग। तो मुझे टेक्नोलॉजी में एक्चुअली शुरुआत से बहुत वो था। और आपने पूछा पापा का रिएक्शन, माय फादर वेदर ही सेज और नॉट,
देयर आर मोमेंट्स, जब हम बड़े हो जाते हैं, आई एम 47 नाउ, माई फादर इज ओल्ड, तो वो बोलते नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, और पुराने ज़माने के पेरेंट्स ना उतने एक्सप्रेसिव होते भी नहीं थे, बट आई नो दैट ही इज़ प्राउड ऑफ मी कि जो उन्होंने स्ट्रगल्स किए, जो भी चीज़ें उनकी उन्होंने चाही कि मैं बच्चे को दूं, तो बच्चे ने उसका यूज़ किया, एटलीस्ट उसको मतलब जाने नहीं दिया कि बेकार हो गया। वो मेहनत उनकी, उस मेहनत की वजह से आज उनकी जनरेशन्स बदल गई। बेटा तो उनको है नहीं, बेटियां हैं, तो अगर बेटियां ही उनकी नेक्स्ट जनरेशन्स हैं, तो जनरेशन्स बदल गई। जो आज मैं हूँ, शायद मेरे जो फोर फादर्स थे वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कभी हमारा बच्चा ऐसी जगह पे आ जाएगा। सो अगेन दिस इज द इफेक्ट ऑफ स्मॉल एक्शंस। जिंदगी में जो छोटे छोटे हम काम करते हैं ना, उनका रिश्ता एक बहुत बड़ी चीज से होता है, जो भगवान भी आगे के लिए बना रहे होते हैं आगे। ऑब्वियसली, बिकॉज जैसा आपने बोला कि आज के वक्त में आपके पास सबसे हाईटेक कंप्यूटर्स हैं, and that is because of those 80 rupees at that time. Exactly, those 80 rupees at that time. So तो फिर मतलब मुझे तो खैर उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो आपने मतलब जब आप कमाने लगे तो फिर आपने मतलब पापा को बोला कि अब जो है छोड़ो ये सब नहीं करना है, मतलब आपने बोला कि जो है नहीं, मतलब आसपास वालों को बोला कि अब हम वो गुड्डू नहीं ले रहे जो लिवर लिवर किया करते थे? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, because I had seen the struggles of life, because I had seen the lows of life, बचपन से ही मेरे अंदर एम्पैथी बहुत ज्यादा हो गई थी। एंड इवन नाउ, सी इफ यू आर नॉट नोइंग अबाउट मी फ्रॉम द पास्ट, अगर जैसे आपने तो जैसे समझा, रिसर्च किया, पढ़ लिया, अगर मैं ऐसे ही जनरली किसी के पास जाऊं जिसको मेरे बारे में पता नहीं है, तो वो एक्चुअली अंदाजा ही नहीं लगा पाएगा कि, बिकॉज ना तो मेरा ड्रेसिंग सेंस भी बिल्कुल नॉर्मल रहता है, मेरा बात करने का तरीका भी बिल्कुल ग्राउंडेड रहता है, एंड आई कैन रिलेट टू एवरी सिंगल पर्सन, द रीजन बीइंग दैट आई हैव गॉन थ्रू ऑल दोस सर्कमस्टांसेस। आई हैव सीन डेज वेयर आपको ये देखना पड़ता था कि यार आज इतने ही पैसे हैं और इतने पैसे में कौन सी सब्जी बाजार से आ सकती है जिसको कि बनाया जा सकता है। आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि हर हफ्ते पनीर बन जाएगा या हर हफ्ते एग्स आ जाएंगे। मैंने अपने पेरेंट्स को हर चीज करते, और नॉट ओनली पेरेंट्स, जब मेरी शादी हुई, बच्चे हुए, स्टार्टिंग जब हमने करी, तब उसमें भी स्ट्रगल्स थे, इतना आसान नहीं था। वहाँ से यहाँ तक आने, जब वो कंप्यूटर्स खरीदे, लोन लेना पड़ा, लोन की किस्तें होती थी, बच्चों को देखना था, एवरीथिंग हैड इट्स पार्ट ऑफ स्ट्रगल्स। तो मैंने वो एक एक चीज देखी हुई है। तो जब आज जैसे जो लोग नहीं जानते हैं, अभी आप केवल आज का मेरा देख रहे हो, तो जब हम कोई बात करेंगे ना, तो लोग ऐसे कहते हैं, हाँ अभी तो बड़ी बड़ी बातें करना आप लोगों के लिए तो आसान है ना भाई, एसी के कमरे में बैठ के आप तो कर सकते हो ऐसी बातें। एंड देन आई टेल देम दैट सी टुडे आई एम हैविंग दैट लाइफ की वो ऐसी, लेकिन वो लाइफ मैंने बनाई है, वो मैंने क्रिएट करी है अपने लिए, और उसको क्रिएट करने के लिए मेरे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करी है। आई हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर दैट। मैंने आज भी इस एज में भी आई वर्क एटलीस्ट 18 आवर्स अ डे, एटलीस्ट 18 आवर्स अ डे। सुबह 5 बजे तक काम करने के बाद आई एम अगेन अप एट 10:30 एंड आई एम वर्किंग फ्रॉम 12। मेरा खाना पीना सब वहीं पे टेबल पे ही हो जाता है मेरा। क्या बात। सो दैट्स द काइंड ऑफ पैशन यू हैव टू हैव इन योर लाइफ इफ यू वांट टू एक्चुअली अचीव समथिंग। आप सोचो कि आप केवल सामने वाले को देख रहे हो कि इसके पास ये जिंदगी है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो जिंदगी क्यों है। आप एलन मस्क तो बनना चाहते हो, लेकिन क्या आप तैयार हो 4 साल फुटपाथ पे सोने के लिए? एलन मस्क बनने के लिए पहले 4 साल फुटपाथ पे सोना पड़ता है। करेक्ट। जी जी। तो वो चीज नहीं समझ पाते हैं लोग। सो नोएडा आप आए, आपने वो 12 सिस्टम लगाए, दिल्ली आए 12 सिस्टम, तो अभी हम दिल्ली में 12 सिस्टम लगाए, उसके बाद फिर फिनटेक तक आने का। अब ये बड़े इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। तो आपने एक स्टीव जॉब्स का एक यूनिवर्सिटी में वो हुआ था कनेक्ट द डॉट्स, तो कनेक्ट द डॉट्स वाला जो उनका भाषण था, उसी के लय में आई विल टेल यू दिस। सो आई वाज इनटू बीपीओ, बहुत बढ़िया चल रहा था, जिंदगी एकदम अच्छी थी। होते होते 2009 आया, और 2009 में अच्छा हमारे उस वक्त क्लाइंट्स थे ना ज़्यादातर फाइनेंस से रिलेटेड थे, तो बैंकिंग थी, मॉर्गेजेस थी। अब क्या हुआ, तब सब प्राइम मॉर्गेज का यूएस में प्रॉब्लम हुआ, बैंक्स बंद हो गई,
रिसेशन इतना खतरनाक, हमारे यहाँ की बैंक्स में भी आप याद करिए आईसीआईसीआई को नोटिस देने पड़ गए थे कि नहीं हम बंद नहीं हो रहे हैं, वी आर गुड। तो जब बैंक्स ही बंद हो गई तो जो क्लाइंट्स उन बैंक्स के साथ डील कर रहे थे और मॉर्गेजेस की कैंपेन्स जो हम चला रहे थे वो सब बंद हो गए, वो क्लाइंट्स ही बंद हो गए, उनकी कंपनी सारी की सारी खत्म हो गई। 6 महीने तक हमारे पास कुछ काम नहीं, सेविंग सारी एग्जॉस्ट होनी शुरू हो गई। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था भाई हम किसी काम में टोटली घुसे हुए थे और वो काम ही खत्म हो गया बिल्कुल। तो देयर वाज अ क्लाइंट इन यूके एंड ही सेड कि रुचि देखो ये काम तो तुम्हें अभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बीपीओ तो अभी रिवाइव नहीं करने वाला, रिसेशन बहुत ज़्यादा है, बट देयर इज समथिंग वेयर यू कैन वर्क बिकॉज यू हैव वेरी गुड कॉन्टैक्ट्स in the call center and BPO industry, and secondly you are having good communication skills and you are from tech, तो टेक्नोलॉजी भी आपको हेल्प करेगी। So what I can suggest is कि I have a few companies who are into payment processing, and these companies give commissions to agents who bring in clients for them। तो कंपनीज हैं जैसे जैसे मान लीजिए पेपल, अब एग्जाम्पल के तौर पे तो पेपल को अगर आप कोई क्लाइंट दे रहे हैं तो वो क्लाइंट जितना पेमेंट प्रोसेसिंग कर रहा है पेपल के थ्रू उसका एक परसेंटेज आपको मिल जाएगा एज एन एजेंट। ओके। अब मेरे को पता था कि कॉल सेंटर्स में हम रहे थे, हमारे बहुत अच्छे नेटवर्क्स थे, तो मुझे पता था कि कॉल सेंटर्स को अपनी सेल्स के लिए पेमेंट प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम करवाते थे वो चीज़ें, कॉल्स पे क्रेडिट कार्ड्स लेना, उनको डालना ऑनलाइन और उसमें से पैसे निकलते थे और उसकी परसेंटेजेस क्लाइंट्स को मिलती थी। आई न्यू दैट। तो आई सेड कि ये तो बड़ा अच्छा बात है क्योंकि मुझे उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, आई जस्ट हैव टू कनेक्ट द टू पीपल। सो कंपनी को और कॉल सेंटर्स के जो ओनर्स हैं उनको कनेक्ट किया और ये लोग आपस में अपने आप से डील करेंगे, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, एंड देन आई विल गेट अ परसेंटेज फ्रॉम द टोटल मनी दैट हैज बीन प्रोसेस्ड ओवर देयर। Okay. So the first company I started working with was Allied Wallet. Allied Wallet was a US and UK based company, and मुझे वहाँ से शुरुआत हुई। Now, since I was very good in technology, तो उनका पेमेंट प्रोसेसिंग का जो सॉफ्टवेयर था, उनका जो पेमेंट गेटवे था, उसको भी समझने में मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं हुई। एंड वो जर्नी जो स्टार्ट हुआ अलाइड वॉलेट से, फिर तो आई वर्क विद एलोवन, विद वायरकार्ड, विद पेसेफ, मतलब फर्स्ट डेटा, आप नाम लीजिए, ग्लोबल प्रोसेसिंग, जैसे ग्लोबल प्रोसेसिंग है वो HSBC की जितनी भी पेमेंट प्रोसेसिंग होती है तो वो ग्लोबल प्रोसेसिंग करता है। सिमिलरली ICICI जो आपको पेमेंट प्रोसेसिंग देता है वो पूरा फर्स्ट डेटा करता है, अभी उसका नाम फाइसर हो गया है। एलोवन दुनिया की मतलब सबसे बड़ी पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनीज में से एक है। वायर कार्ड अब तो काफ़ी एक बीच में उनका कुछ हो गया था प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से काफ़ी जगह पे वो बंद भी हो गए, बट स्टिल वो अभी भी जर्मनी में और काफ़ी जगह पे वो एक्टिव है। देन देयर इज अ कंपनी कॉल्ड वर्ल्ड लाइन भी पेमेंट प्रोसेसिंग का बहुत बड़ा नाम है। तो लेकिन पूरा इंटरनेशनल था, इंडिया में मेरा कुछ भी मतलब उस वक्त नहीं था क्योंकि आई डिडंट न्यू एनीवन। तो आज स्थिति ये है कि आप किसी भी कंपनी, आप बस कोई भी कंपनी पूरे वर्ल्ड में पेमेंट प्रोसेसिंग से जो रिलेटेड है, आप उनके बारे में मुझे बताइए। आई नो देयर फाउंडर्स ऑल्सो, आई नो ऑल द C-level people over there, managers, founders, सबका, और 90% people आप मेरा नाम लेंगे तो they know me. So that is the kind of contacts that I've built all over the world in this industry at least. मैं तो मतलब मैं एक तो पूरे पॉडकास्ट में पूरे जो है इस दौरान वो 80 रुपए मैं नहीं भूलने वाला हूँ, पहला तो है ना। और तो वो कंप्यूटर क्लास के 80 रुपए से लेकर के और अभी की मैं आपकी अर्निंग पूछने वाला नहीं हूँ ठीक है। तो वो जो भी जितनी भी जीरोस वाला अमाउंट है, इस पूरी जर्नी में क्या लर्निंग्स रही और क्या वो इंस्पिरेशन थी जिससे, क्योंकि देखिए काम तो करना एक अलग चीज है, पैसा कमाने की भूख भी अलग चीज है, लेकिन लीडरशिप स्किल के साथ और फिर इनोवेशन, क्योंकि देखिए जब आप इनोवेट करते हैं ना तो आप इंडस्ट्री और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। वो हर कोई वो सोच डेवलप करना जो है हर किसी के बस का बात नहीं होता, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो होना जरूरी है, कोई एक पुश जरूरी है। सो इस पूरी जर्नी में आपके लिए वो पुश क्या था जिसने आपको लीडरशिप स्किल और इनोवेशन करने के लिए इंस्पायर किया? Right. So again, this is again related to the childhood only. So my parents, especially my father, he was very
एडमेंट कि बच्चे बेस्ट एजुकेशन लेंगे, भले ही बाकी किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए। सो वी वर एडमिटेड इनटू वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स ऑफ माई सिटी, और वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, और वहाँ पे जो बच्चे आते थे दे वर फ्रॉम वेल्दी फैमिलीज, जो पॉश फैमिलीज थी उन्हीं के बच्चे थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, टॉप मोस्ट जो ऑफिसर्स थे उनके बच्चे थे। अब उनके कंपैरिजन में अगर मैं खुद को देखूं तो आई वाज नोवेयर, एंड दैट फाइनेंशियल डिस्पैरिटी कुड इजीली बी सीन, क्योंकि एक बच्चे आ रहे हैं ऐसे जिन जो ड्राइवर आ रहा है, कार लेके आ रहा है, छोड़ रहा है, लेके जा रहा है, और एक हम लोग पापा साइकिल पे छोड़ने जाते थे, एंड वी वर फेमस ओवर देयर। पता है हम स्कूल में अपने सिसोदिया सिस्टर्स के नाम से फेमस थे, आज भी फेमस है। मतलब वो अब 20 साल 25-30 साल पुराने टीचर्स भी जो रहे, एक आध रह गए, बाकी तो रिटायर हो गए होंगे, तो वो भूले नहीं है आज भी हमें कि ये सिसोदिया साहब बच्चों को साइकिल पे छोड़ने आया करते थे। And this is just because of that bicycle. हाँ, वो क्योंकि कोई इतना पैशनेट था ही नहीं कि भाई क्यों इंसान अपना 3/4 केवल अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाएगा, बाकी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करता है। तो वो एक एग्जाम्पल सेट हो गए थे वहाँ पे कि ये इंसान अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रहा है। तो वहाँ पे वो जो डिस्पैरिटी दिखती थी, तो आई wanted to understand कि भाई ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए छोटा बच्चा होता है उसको इतनी चीज़ें पता नहीं होती हैं। मुझे लगता था कि मेरे पापा भी इतनी मेहनत करते हैं, इनके पापा भी काम करते हैं, तो ऐसा क्यों है कि वो सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, मेरे पेरेंट्स नहीं कर सकते, या ऐसा क्यों है कि वो जिस चीज़ को चाहे उन्हें मिल जाती है, हम तो चाह ही नहीं सकते। तो समवेयर इनसाइड माई हार्ट मुझे वो क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए थे। तो जब आई ग्रू अप एंड आई डिड माई ग्रेजुएशन, उस वक्त तक मैंने सब कुछ स्टडी किया कि क्यों वो कर पाते हैं ये चीज़ें और क्यों पापा नहीं कर पाते। द सिंपल आंसर वॉज कि इफ़ यू आर इनटू अ जॉब, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका एक अपर लेवल है इनकम का, आप जिस लेवल पे जॉब कर रहे हैं आप कितना भी आगे बढ़ जाओ, वो एक जो रूफ है उसको आप तोड़ नहीं पाओगे। और अगर आपको वो ग्लास सीलिंग तोड़नी है तो यू हैव टू डू समथिंग ऑफ योर ओन, जहाँ पे क्या है कि आप जितना दे रहे हो, आप जितना मेहनत कर रहे हो, उसका आपको रिटर्न मिलेगा। तो द फर्स्ट थिंग, वो जो लीडरशिप की बात आई, वो वहाँ से आई कि आई वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑफ माई ओन। दैट्स द रीजन आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड डूइंग द जॉब इन द कंप्यूटर सेंटर। आई वॉन्टेड टू स्टार्ट वन ऑफ माई ओन। मैंने सोचा कि भाई मैं आई विल डू समथिंग, पढ़ाना ही है तो अपने लिए करेंगे ना, अगर हो सकता है आधे बच्चे भी आए लेकिन उसका मेरा होगा सब कुछ, किसी दूसरे पे आई एम नॉट डिपेंडेंट। एंड देन वन मोर थिंग आई अंडरस्टूड वाज कि पता है मेरे जैसे बच्चे जो गरीब परिवारों में पैदा होते हैं वो आगे जिंदगी में इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनके पास ना सपोर्ट नहीं होता इंफ्रास्ट्रक्चर का। अभी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का बच्चा है, कोई डॉक्टर का बच्चा फॉर एग्जाम्पल, और डॉक्टर साहब की खुद का हॉस्पिटल है, उनका बच्चे ने भी डॉक्टरेट करी, तो वो फट से, क्योंकि उनके पास पैसे हैं, वो उसके लिए फट से क्लिनिक खोल देंगे, उसको अपने हॉस्पिटल में ले लेंगे, उसका अलग एक हॉस्पिटल बनवा देंगे, एंड देन अगेन दैट साइकिल ऑफ मनी विल फ्लरिश। वेयरएज जो मेरे जैसे बच्चे हैं वो कुछ करना भी चाहें तो वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो उन्हें इनिशियली चाहिए कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए। आप कुछ भी स्टार्ट करोगे, आपने कंप्यूटर सेंटर स्टार्ट करना है, आपको 10 कंप्यूटर तो चाहिए उसके लिए, वो 10 कंप्यूटर कहाँ से आएंगे, वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो आई डिसाइडेड दैट व्हेन आई विल बी केपेबल, तो ऐसे जितने बच्चे हैं जिनके पास इंफ्रा नहीं है लेकिन जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, टैलेंट है, चाह है कुछ करने की, तो आई विल बी देयर टू सपोर्ट देम। एंड ट्रस्ट मी, मेरी कंपनीज में आज की डेट में देयर आर मोर देन 250 पीपल वर्किंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड मोस्ट ऑफ देम आर फ्रेशर्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर चिल्ड्रन फ्रॉम फैमिलीज वेयर दे डिडंट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे उनके पेरेंट्स ऐसे हालात में नहीं थे कि उनको सपोर्ट कर सकें उतना। बट देन आई वॉज देयर कि आओ तुम्हें सिखाएंगे, तुम्हें बनाएंगे और जिंदगी में आगे ले जाएंगे। सो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज दैट यूल सी इफ यू विल विजिट माई कंपनीज एंड ऑफिसेज, आपको सब छोटे बच्चे मिलेंगे, 22, 23, 24 वाली एज के। वो फ्रेशर्स होते हैं और उनमें इतना जोश होता है काम करने का, उनमें इतनी इच्छा होती है चीज़ें सीखने की और आगे बढ़ने की, और जब वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं ना तो आई फील कि मैंने एक स्टेप आगे लिया है।
शायद मेरे अपने बच्चों के आगे बढ़ने में मुझे उतनी खुशी नहीं होती, आई बी वेरी फ्रैंक इन दिस, क्योंकि मुझे पता है कि सी दे हैव दैट काइंड ऑफ सपोर्ट। उनके आगे बढ़ने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है, सब चीज़ें उनको अवेलेबल हैं। लेकिन वो जो बच्चे बाहर से आते हैं, वो सीखते हैं, वो स्ट्रगल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, तो वो जब आगे बढ़ते हैं तो आई फील लाइक कि यार मैंने कुछ अचीव किया है इनकी अचीवमेंट में, एंड दैट्स द इंस्पिरेशन बिहाइंड एवरीथिंग। तो मेरा अगला प्रश्न उसी पर ही था कि ऐसे बहुत सारे रुचि और रचित होंगे आज के समय में भी जो अपने पिता से किसी एक कंप्यूटर या फिर वो कोई भी चीज़ हो सकती है उसकी बात कर रहे होंगे। आपने वो 80 रुपए की एक क्लास की बात की थी, तो आज वो 80 रुपए ना होकर के 800, 8000 या 80,000 हो सकता है अमाउंट, लेकिन फीलिंग शायद वही होगी। एग्जैक्टली। तो ऐसे बच्चे या ऐसे स्टूडेंट्स जो करना तो चाहते हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे एक रुचि राठौर बनी है शायद वो भी कर ही लेंगे, उनके लिए आपकी तरफ से क्या सजेशन है? उनको लाइफ में ऐसे क्या पॉइंटर्स हैं जिस पर वो काम करें? क्योंकि पैशन तो आपने बताया कि स्पार्क और पैशन तो है उनके अंदर, वो कर लेंगे। और थोड़ा सा हिम्मत दिखा करके अगर उनके पिता ने भी वो जो है पॉकेट अपना थोड़ा सा टाइट करके 80 रुपए या 80,000 रुपए दे दिए, तो आने वाले 10 साल 20 साल में वो लोग भी जो है उस जगह पर पहुंच जाएंगे। लेकिन आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से उनके लिए ऐसी कोई चीज़ें, मतलब क्या लर्निंग्स जो हैं जो आप उनके साथ शेयर करना चाहें जिससे उन्हें इंस्पिरेशन मिल सके? Okay, so I'd like to share 3 points over here. So let's start with the basic one. The first thing is that you should know the why in your life. जब तक आपको आपकी लाइफ का पर्पस नहीं पता है, तब तक आप उस राह पे बढ़ ही नहीं पाएंगे, उस गोल की तरफ बढ़ ही नहीं पाएंगे जब जो आपने सेट किया है। तो फॉर एग्जाम्पल फॉर मी द वाई वॉज टू एंड द साइकिल ऑफ पार्टी। तो जब भी कभी स्ट्रगल्स आते थे, फेलियर्स आते थे, कुछ भी होता था, तो आई ऑलवेज थॉट कि मैंने ये शुरू क्यों किया था, मुझे चाहिए क्या था, वाई एम आई एक्चुअली फेसिंग दीज स्ट्रगल्स। सो व्हेन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग वाई, then facing those struggles becomes very easy, because आपको exactly पता होता है कि यार आज ये प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम को अगर फेस कर लूंगा तो मुझे ये जो चीज़ थी जो मुझे करनी थी यहाँ तक मैं पहुँच पाऊंगा। सो हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाई। नंबर 2, द फियर ऑफ फेलियर्स। देखिए, जब तक आप कुछ करेंगे ही नहीं, जो लोग बोलेंगे कि भाई मुझे फेल नहीं होना, मुझे डर लगता है फेलियर से, तो फेलियर कब नहीं हो सकता? जब आप कुछ करो ही नहीं। जब आप कुछ करोगे तो फेलियर और सक्सेस की परसेंटेज 50-50 रहेगी। तो अगर आप फेलियर से डर रहे हो, घबरा रहे हो, तो फिर आप जिंदगी में कभी रिस्क लोगे ही नहीं, और जब तक आप रिस्क लोगे नहीं तब तक आप एक स्टेप आगे कभी बढ़ ही नहीं सकते। तो फेलियर्स तो जिंदगी का हिस्सा है ना, अगर आप उनको एक्सेप्ट करोगे एज ए पार्ट ऑफ लाइफ, तभी अगर 50% फेलियर्स मिलेंगे तो 50% आपको सक्सेस भी मिलेगी। एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट 50% सक्सेस। सी, आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, इफ आई स्टार्ट 10 थिंग्स, आई एम ओनली सक्सेसफुल इन 2, रेस्ट 8 फेल। बट देन द सक्सेस ऑफ दोज 2 थिंग्स वो उन 8 के फेलियर्स पे भारी पड़ जाती है। See, it's like I don't know if you have heard about angel investors. Yes, sir. तो जब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं तो वो 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, और 100 में से 95 कंपनीज फेल हो जाती हैं। 5 कंपनीज होती हैं जो एक्चुअली सक्सेसफुल होती हैं, लेकिन वो 5 कंपनीज में से भी कोई एक कंपनी इतनी सक्सेसफुल होती है कि वो बाकी 99 का जो उनका प्रॉफिट लॉस जो भी है सबको कवर करके उन्हें बहुत आगे ले जाती है। दैट्स द फंडा ऑफ एंजल इन्वेस्टिंग एक्चुअली। इसी तरीके से जैसे पैसे का इन्वेस्टमेंट है, आपकी मेहनत का, आपके टाइम का इन्वेस्टमेंट भी इसी तरीके से है। आप 10 चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे, 9 चीज़ें हो सकता है नहीं चलें, लेकिन वो जो एक चल जाएगी ना, वो आपके बाकी 9 चीज़ों को कवर करके ले जाएगी। सो डोंट एवर फियर द फेलियर, एक्सेप्ट इट एज अ रोड मैप टू सक्सेस, एक्सेप्ट इट एज लर्निंग्स। तो जब आप 9 चीज़ों में फेल होते हैं ना, तो 10वीं चीज़ में आप एक्चुअली आप 9 चीज़ों के फेल होने का एक्सपीरियंस लेके बढ़ते हैं। आपको ये पता होता है कि आपको क्या नहीं करना है उस फेलियर की प्रोबेबिलिटी को कम करने के लिए।
एंड द थर्ड थिंग इज परसेवरेंस। अगर आपके अंदर ये हिम्मत नहीं है कि अगर फेलियर हुआ है तो कोई बात नहीं, मैं नए सिरे से स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट अगेन, जब तक आप उस जो फेलियर्स है उसको बर्दाश्त करना अगर आपको नहीं आएगा। लेकिन एक तो एक्सेप्ट करने हो गया, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद नई हिम्मत जुटानी पड़ती है कि भाई ठीक है, जो हो गया, पास्ट को पास्ट में छोड़ो, फिर से शुरू करते हैं। तो वो जो फिर से शुरू करने वाली जिसके अंदर आदत होती है, जिद होती है, वो जिंदगी में आगे बढ़ता है। आप किसी की भी कहानी उठा लीजिए, एडिसन ने बल्ब ऐसे ही नहीं बना लिया, उनके एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए। एलन मस्क ऐसे ही नहीं आज टेस्ला और स्पेसएक्स चला रहे हैं, 3 बार टोटली जीरो हो गए। तो अगर वो उस वक्त जीरो होने पे सोच लेते कि यार अब क्या जिंदगी में करूंगा, सारे बैंक अकाउंट जीरो हैं, कंपनी खत्म हो चुकी है, तो ही वुड नॉट हैव बीन दैट द पर्सन ही इज नाउ। So having a strong, powerful why. Second, don't have the fear of failures. And third, your perseverance, your consistency is very important to actually achieve success. बहुत बढ़िया मैम। आगे बढ़ ही रहे हैं इसमें। फिनटेक वाला तो काफ़ी हद तक आपने क्लियर कर ही दिया, और आपकी जो जर्नी रही है ना वो वाकई में बहुत बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करेगी और इंस्पायरिंग है वो, खतरनाक इंस्पायरिंग है। मैं एक्चुअली सही बताऊं आपको ना, अगर आगे बढ़े तो एक चीज़ और थोड़ा सा बहुत जहन में रहती है, पेमेंट और मनी ट्रांसफ़र के जितने भी ऐप्स हैं तो उनका बिजनेस मॉडल क्या है। जैसे बेसिकली मैं फॉर एन एग्जांपल बताता हूँ कि हम लोग के कोई भी बिल्स आते हैं तो वो हम यूपीआई या कोई भी पेमेंट ऐप्स जो इस तरीके के ऐप्स हैं जिनसे पेमेंट करते हैं, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो हम लोग नहीं देते हैं। तो जितना फॉर एग्जांपल अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल जितना आया हमने उतना ही अमाउंट डाला और वो पे कर दिया, हमारा पोस्टपेड बिल आया वो हमने उतना ही अमाउंट डाला और पे कर दिया। Exactly. सो इनका बिजनेस मॉडल क्या है, फिर कैसे कमाते हैं लोग? राइट, तो ये 2 चीज़ों में 2 अर्निंग के सोर्सेज हैं। ओके। फिनटेक है ना, तो टेक्नोलॉजी और फाइनेंस दोनों तरीके से कमाया जाता है। ओके। तो मैं पहले टेक्नोलॉजी वाला पार्ट बताते हैं जी। तो जब भी आपको कोई ऑनलाइन पेमेंट करना है तो ना फिर आप किसी वेबसाइट से करेंगे जी। और वेबसाइट फिर उस पेमेंट को जो बैंकिंग पार्टनर है वहां तक लेके जाएगी जी। जो टेक्नोलॉजी इस वेबसाइट को पेमेंट पार्टनर से कनेक्ट करती है ओके। वो पेमेंट गेटवे कहलाती है। हाँ, ठीक है। पेमेंट गेटवे का एपीआई आपके वेबसाइट पे डला हुआ होता है। आप वहां पे फॉर्म पे जो आपका फ्रंट एंड है वहां पे डिटेल्स डालते हैं और फिर वो डिटेल्स उस एपीआई के थ्रू पास होती हैं आपके पेमेंट पार्टनर के पास। तो ये जो टेक्नोलॉजी जो प्रोवाइड आपको कर रहा है ना, वो इस टेक्नोलॉजी के हर पार्ट पे एक चार्ज करता है। तो हर ट्रांजैक्शन जो आपका जाता है उस वेबसाइट के थ्रू आपके पेमेंट पार्टनर के पास, उस हर ट्रांजैक्शन की एक कॉस्ट होती है। वो आप पे नहीं करते हैं, वो नेचुरली जो आपसे पेमेंट ले रहा है, जो मर्चेंट है, वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर को वो पेमेंट देता है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन कर रहा है और अगर हर ट्रांजैक्शन पे 2 रुपए आपकी पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी चार्ज कर रही है, तो जो भी चीज बेची जा रही है उसमें से 2 रुपए पर ट्रांजैक्शन वहां जाएंगे। इसके अलावा पार्ट होता है फाइनेंस का। तो फाइनेंस वाले पार्ट में जैसे आपके वीजा या मास्टर कार्ड स्कीम्स है, तो वो हर ट्रांजैक्शन पे एक परसेंटेज चार्ज करती हैं। तो मान लीजिए कोई कपड़ा 100 रुपए का बिक रहा है, आपने तो 100 रुपए ही पे करे हैं, लेकिन उन 100 रुपए में से लेट्स से 1% अगर वीजा चार्ज कर रहा है तो 1 रुपया वीजा को जाएगा। अब ये 1 रुपया बचता है बैंक्स में, वीजा खुद लेता है, फिर जो मर्चेंट या कोई बीच में अगर कोई पीएसपीज है, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनकी भी यहाँ पे कमीशंस होती हैं, तो वो 1% जो है वो अगेन बढ़ जाता है। तो इस तरीके से 2 तरीके से ये एप्स अपना रेवेन्यू कमाती हैं। एक जो पेमेंट टेक्नोलॉजी वो प्रोवाइड कर रही है तो उसका चार्ज करती हैं वो मर्चेंट को, और सेकेंडली मर्चेंट के थ्रू जितनी पेमेंट प्रोसेसिंग होती है उसका एक परसेंटेज जो है वो इन पेमेंट एप्स को एज कमीशंस मिलता है। This is the way it works. सो मैम ये टेक्नोलॉजी जैसे डेवलप होती हैं तो अक्सर ये देखा जाता है कि टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और साइबर क्राइम के पास में, जो फ्रॉड होते हैं, ठीक है, उनके पास में उसका पहले से ही कुछ काउंटर तैयार होता है। Exactly. ठीक है। तो ये अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी और प्लस सिक्योरिटी
ये साथ साथ में चलते हैं, राइट। ठीक है। सो ऐसी मतलब क्या प्रिकॉशंस हैं जो टेक्नोलॉजी डेवलप करते हुए जो है ध्यान में रखनी चाहिए? सर देखिए, प्रिकॉशंस तो आप कितने भी ले लो, लेकिन तोड़ तो हमेशा रहता है जिसको गड़बड़ करनी है। सो आई जस्ट गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स, उनसे आपको आइडिया लग जाएगा। तो इनिशियली जब पेमेंट कार्ड्स आए थे, वीज़ा मास्टर कार्ड आए थे, तो आप सिंपली बस आपने वीज़ा की डिटेल्स डाले, कार्ड की डिटेल्स डाले, आपने पे नाउ किया और आपकी पेमेंट हो जाती थी। फिर क्या हुआ कि लोगों ने कार्ड नंबर्स चुराने, क्लोन करने शुरू कर दिए। वो कार्ड नंबर्स ब्लैक मार्केट में बिकने लग गए। लोगों ने दूसरों के कार्ड से परचेजिंग शुरू कर दी ऑनलाइन। तो फिर वीजा मास्टर कार्ड ने क्या किया, उसके ऊपर 3D सिक्योरिटी लगा दी। 3D सिक्योर मतलब जैसे आपके पास OTPs आते हैं, तो जब तक आप वो OTP नहीं डालेंगे तब तक आपकी पेमेंट नहीं होगी। तो लोगों ने उसका तोड़ निकाल लिया, जिनको फ्रॉड करना है वो तो करेंगे। तो उन्होंने फेक कॉल्स करने शुरू कर दिए कि हम आपके अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, आपके पास एक OTP आएगा, आप हमें देना। वो एक्चुअली ट्रांसफर नहीं कर रहे होते थे, वो आपका कार्ड चार्ज कर रहे होते हैं, आपसे OTP मांगते हैं, वहां पर डाला और पेमेंट हो गई। तो फिर अगेन बायोमेट्रिक सिक्योरिटी डाल दी। अभी आप देखो फेस आईडी से चलता है, आपके थंब प्रिंट से आपकी पेमेंट्स चलती हैं। अब एक नया खतरा शुरू हो गया, डीप फेक्स AI के थ्रू बनने लगे। तो जैसे हमारे पास आईडी वेरिफिकेशंस होती हैं, तो वो फेस आईडी के थ्रू होती हैं। तो डीप फेक के थ्रू आप एग्जैक्टली वही फेस क्रिएट कर सकते हैं। तो आपका अगर एप्पल का फोन आपके फेस से खुलना है, तो आप उस एप्पल के फोन के आगे अपना जो डीफेक का एक वीडियो है वो लगाइए, वो ओपन हो जाएगा। सो देयर आर ऑलवेज challenges when it comes to security, but then we have to educate our people to अंडरस्टैंड कि हाउ इट वर्क्स, और टेक्नोलॉजी के जो चैलेंजेस आपके पास आ रहे हैं उनको आपको कैसे हैंडल करना है। तो जो जनरल पॉपुलेशन है उनको ये बताना पड़ेगा कि देखिए, आप कार्ड्स के अपने OTPs किसी को मत दीजिए, आपके पास कोई फिशिंग मेल्स आ रही हैं तो आप उन पर क्लिक मत कीजिए, आप AI को समझिए। लोग क्या है, चीज़ों को समझते नहीं। टेक्नोलॉजी जब बढ़ती है तो टेक्नोलॉजी के साथ पेस में रहना बहुत ज़रूरी है। सी ईदर यू विल हैव टू अपडेट योरसेल्फ और यू विल बी outdated, as simple as that. So you have to understand the way the technology is emerging and evolving, and you have to evolve with that. आपको सारी education लेनी पड़ेगी, finance की और टेक्नोलॉजी की, दोनों चीजों की। तभी जहां तक रही फ्रॉड की बात, तो फ्रॉड तो आइडेंटिटी फ्रॉड तक हो सकता है। देखिए, आप नॉर्मल से आपको एक लोन चाहिए, आपको क्या देना होता है, पैन कार्ड की अपनी कॉपी देनी होती है, आधार कार्ड की कॉपी देनी होती है। आपको क्या लगता है, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड कितनी जगहों पे जाता है? उन डॉक्यूमेंट्स के नाम पे कोई भी कहीं पे भी आइडेंटिटी फ्रॉड करके आपके नाम पे लोन ले सकता है, आपके नाम पे पैसे उठा सकता है, पैसे ट्रांसफर कर सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट इन थिंग्स कि आपको अपने पेपर्स कहीं पे ऐसे नहीं देने हैं, आपको कोई पासवर्ड्स नहीं देने हैं, आपको अपनी चीजें शेयर नहीं करनी है, एंड देन ओनली यू कैन एक्चुअली बी सिक्योर। अदरवाइज फ्रॉड तो हर जगह है। तो जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी उतना ज्यादा फ्रॉड। तो ऐसा कोई फ्रॉड का कोई किस्सा है आपके पास? हाँ जी, बिल्कुल। सी आई एम इन पेमेंट प्रोसेसिंग और इंटरनेशनल है, तो इंटरनेशनल में नेचुरली सबसे मिलते तो नहीं है, डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे ही काम होता है। सो आई विल टेल यू, आई विल नॉट टेक द नेम, बट आई विल टेल यू अ रीसेंट इंसिडेंट। सो देयर वाज अ कंपनी विच केम टू अस फॉर अ पेमेंट अकाउंट, और हमने डॉक्यूमेंटेशन मांगा और सारा डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास में आ गया बिल्कुल प्रॉपर, और हमने दे दिया। 15 दिन हुए थे, 15 दिन बाद ही चार्जबैक्स आने शुरू हो गए। चार्जबैक्स मतलब कि जिन कस्टमर्स के कार्ड से पैसे निकले थे, उन्होंने अपनी बैंक में कंप्लेन करी और बोला कि हमारे पैसे गलत निकले, फ्रॉड में निकले, आप वापस कीजिए। वो आता है चार्जबैक बन के। तो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो पता चला, जब कस्टमर से बात की गई तो पता चला कि एक फेक वेबसाइट बनाई गई थी। उस फेक वेबसाइट पे ये दिखाया जा रहा था कि उस पे कपड़े बिक रहे हैं या खिलौने बिक रहे हैं, एंड दैट वेबसाइट वाज एडवर्टाइज्ड ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड पीपल वेंट ओवर देयर, और वो कपड़े वपड़े जो भी है वो खरीदते थे, और वहां पहुंचता कुछ भी नहीं था, बस उनका कार्ड चार्ज हो जाता था, और इतना जेन्युइन नहीं होता था, क्योंकि कस्टमर खुद ही पेमेंट कर रहा है तो कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता उसको। उसके बाद उस पर लिख दिया जाता था कि 15 दिन बाद डिलीवरी होगी, तो पीपल वेटेड फॉर 15 डेज और 20 डेज, और कार्ड चार्ज हो गया उसके बाद। सो वी ट्राई टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी, बिकॉज अगर ये फ्रॉड हो रहा है तो भाई जो जिसका हो रहा है उसकी शिकायत की जाएगी।
And then we came to know that every single document was forged. And there are websites on internet जिसपे आप कहीं का भी बोलो कि भाई ठीक है मुझे इंग्लैंड का इस नाम से पासपोर्ट चाहिए, तो AI के थ्रू पूरा पासपोर्ट निकल के आ जाता है, उस पर पिक्चर भी इमेजिन्ड होगी, मतलब कुछ भी एक्चुअल नहीं होता, सब वर्चुअल होता है, सब AI के थ्रू बनता है, पूरी फोटोग्राफ AI के थ्रू बन जाती है, आपके यूटिलिटी बिल्स, आपके बैंक स्टेटमेंट्स, आपके पासपोर्ट, सब कुछ फेक बन के तैयार हो जाएगा और एक पूरा पैकेज बन के KYC KYB का चला जाएगा. एंड पीपल हु आर नॉट नोइंग यू पर्सनली, दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये पेपर्स एक्चुअली रियल है ही नहीं, वो इतने रियल होते हैं. तो ये जो AI का भी जो भी अभी इतना ज्यादा चलन हो गया है ना, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी. सो मतलब अगर पूरा इतना जब सब सुनते हैं, सो टेक्नोलॉजी इज लाइक कि प्रोग्रेस के लिए वो जरूरी भी है, लेकिन उसके अपने चैलेंजेस हैं बहुत ज्यादा. और अक्सर जो है हम लोग सुनते हैं, तो अभी ही बल्कि टीम में ही एक केस हुआ कि OLX पे कुछ डाला हुआ था बेचने के लिए, एंड जब भी कॉल्स वो आती हैं, हाँ. तो हमेशा आप उस मोड में नहीं होते कि अलर्ट मोड में रहें. वो आया कि उसमें इंटरेस्ट शो किया, बिकॉज मतलब आई एम नॉट यूज्ड टू OLX, तो जितना बताया वो वही चीज मैं बता रहा हूँ. तो उसमें बस खाली वो आया, एक शायद कोई पेमेंट हुई, जो भी अमाउंट रहा हो, उधर से फिर वापस कॉल आई कि आपके पास पेमेंट ज्यादा चला गया है, तो प्लीज वापस कर दो. एंड बंदा जो है वो ऑफिस में बिजी, काम में बिजी, उसने देखा भी नहीं, बस उसको एक मैसेज आया, उसने समझा 6,000 फॉर एन एग्जांपल, उसने कहा कि भाई 60,000 चला गया तुम्हारे पास. तो उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो दैट 6,000.00 उसने देखा कि अच्छा 60,000 आ गए, तो 60,000 माइनस 6,000 वो वापस उसने उधर भेज दिया. सो दिस काइंड ऑफ केसेस आपके फैमिली में हुआ है कभी ऐसा कोई केस? हाँ जी, फैमिली में तो नहीं, लेकिन मेरे ड्राइवर हैं, तो मैंने उसको बोला कि वॉशिंग मशीन में कस्टमर सर्विस पे फ़ोन करके सर्विस के लिए बुला लो. इसने लिखा होगा LG कस्टमर सर्विस, तो ऊपर ही सबसे ऊपर एक नंबर आया और बोला LG कस्टमर सर्विस. इसने फ़ोन किया कि मेरी मशीन मुझे ठीक करवानी है. उन्होंने बिल्कुल प्रोफेशनली मशीन का सीरियल नंबर लिया, सब कुछ लिया, और उसके बाद उसको एक लिंक भेजा, बोला ये 100 रुपये जमा कर दो, ये बुकिंग चार्जेस हैं कस्टमर सर्विस के लिए. अब क्योंकि इन लोगों को पता नहीं था कि भाई बुकिंग में कोई 100 रुपये नहीं लगते हैं, तो इन्होंने ना 100 रुपये जमा करने के लिए UPI कर दिया. मुश्किल से 1 घंटा हुआ था, उनके बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए निकल गए. क्योंकि UPI का अपर लिमिट 1 लाख रुपए है, बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए निकल गए. एंड यू वोंट बिलीव, ये तो सिंपल घटना हुई, लेकिन इसके बाद जो हुआ बहुत मजेदार था. तो जिस नंबर से कॉल आया था, मैंने खुद उस नंबर पे कॉल किया. और मैंने बोला कि सी आई विल रिपोर्ट यू. कहता है मैडम किसको रिपोर्ट करेंगी, यहाँ भी तो अगल बगल में सारी बिल्डिंग में यही बैठे हैं, अच्छा नाम बताओ किससे निकला है, किस अकाउंट से. तो मैंने कहा ये वाला नाम है. कहता ये हमने नहीं निकाला, अगल बगल में जितने बैठे उनमें से किसी को फोन करो, उसने किसी ने निकाला होगा. सो दिस इज एक्चुअली वर्किंग वेरी प्रोफेशनली. बट ढेरों लोग बैठे हुए हैं जो एक्चुअली सिर्फ फ्रॉड्स ही कर रहे हैं, और वो खुल के बोलते हैं, बोले हमारा तो ना IP आप पकड़ सकते हो, ना आप हमारे रियल नेम्स होते हैं, ना आप हमारी लोकेशन पकड़ सकते हो, हमारे तो सिम कार्ड भी रोज चेंज हो जाते हैं. और मैडम इससे ऊपर क्या कहूँ कि बाकी ऊपर से नीचे तक सब इन्वॉल्व होते हैं, बट इससे ज्यादा आप क्या बोलोगे? You know, this is how it's working. And all thanks to that VPN. जी, तो टेक्नोलॉजी की जब मैम बात करते हैं ना, तो रोज कुछ ना कुछ नया है टेक्नोलॉजी में, और ये फील्ड मुझे लगता है ऐसी है, वैसे तो सारी फील्ड्स ऐसी हैं, बट इतना फ्रीक्वेंट जो है नहीं होता होगा शायद जितना टेक्नोलॉजी में है. हर रोज एक नई टेक्नोलॉजी. तो ऐसे कोई प्लेटफॉर्म्स जो आप सजेस्ट कर सकें आज की पीढ़ी को, जो नई जनरेशन है, जहां पर जाकर के वो खुद को अपडेट रख सकें और रिलेवेंट रखें मार्केट के अंदर? देखिए, एक प्लेटफॉर्म नहीं है. पहली बात तो अगर आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो तो आपको खुद को अपडेट खुद से करना पड़ेगा, आपको पैशनेट होना पड़ेगा उस चीज के प्रति. तो फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिनों पहले से AI का या ChatGPT का चल रहा है, इतना ज्यादा सब लोग जान रहे हैं. बट आई एम यूजिंग AI फ्रॉम लास्ट 5-6 years. तो उस जमाने में एक वेबसाइट होती थी आर्टिकुलो करके, तो आप उसको कोई भी टॉपिक दीजिए, वो एक आर्टिकल जनरेट कर देती थी on the basis using AI on the basis of the feedback from the internet.
फिर एक वेबसाइट था जो आई यूज टू यूज वाज jasper.ai। वो भी अगेन एआई के बेस पे सारे आर्टिकल्स और चीजें जनरेट करता था। अभी नॉर्मली लोग जैसे यूज करते हैं चैट जीपीटी, लेकिन चैट जीपीटी के एपीआईज पे बेस्ड इतने अच्छे टूल्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिंक्डइन यूजर हो तो लिंक्डइन को एनहांस करने के लिए आई विल जस्ट गिव यू सम टूल्स। सो देयर इज अ टूल कॉल्ड merlin.ai एक टूल है, आप उसको यूज करेंगे तो आप फेसबुक पे लिंक्डइन पे कमेंट्स कर सकते हैं, आप अपने ईमेल्स के आंसर्स कर सकते हैं, आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं, आप सब कुछ एआई को बेस वो चैट जीपीटी पे है, लेकिन इट इज हैविंग ऑटोमेटिक फंक्शनैलिटीज वे अबव चैट जीपीटी। देन देयर इज अ टूल कॉल्ड टैपलियो। अगर आप अगेन लिंक्डइन को यूज कर रहे हैं तो टैपलियो विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू। सो द टूल इज कॉल्ड TAPLIO, टैपलियो करके। उसके अलावा एक सिंपल सा टूल है लिंक्डइन हेल्पर करके। लिंक्डइन हेल्पर आपको लिंक्डइन को यूज करने को करेगा। देन देयर इज अ फ्री टूल कॉल्ड चैट जीपीटी राइटर, आप उसको यूज कर सकते हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ टूल्स। नॉर्मल लोग जो यूज करें आप उससे 2 स्टेप आगे रहो, जो आगे होने वाला है उसके बारे में आप रोजाना रिसर्च करते रहो, तो दैट विल एक्चुअली गिव यू एन एडवांटेज ओवर द अदर्स। तो लोग जब तक यहाँ तक पहुंचेंगे ना, आप ऑलरेडी यहाँ तक पहुंच चुके होंगे। सो दिस इज द वे। करेक्ट। सो आज आप ऑलरेडी यहाँ तक पहुँच चुके हो, तो इसके आगे का क्या ऐसा कोई सपना जो आपने, और ऑब्वियसली होगा वो, उसमें कोई दो राय नहीं है, तो मेरा एक्चुअली सपना, पता नहीं है सपना मेरे थ्रू होगा या शायद पता नहीं होगा या नहीं होगा जी। सी आई हैव बीन इनटू फिनटेक एंड आई हैव बीन इनटू फाइनेंस, और मेरा पेमेंट ट्रांसफर्स का बहुत काम रहा है जी। तो जब बाहर से कभी पेमेंट्स आते थे और आते हैं 20 साल से आई एम फेसिंग दिस, तो बहुत आसान होता है। आपको यूएस से पैसा मंगाना हो आप मंगा सकते हैं, आप यूके से पैसा मंगाते हैं आ जाएगा, लेकिन आप जरा यूके पैसा भेज के देखिए, आपको 150 फॉर्म्स भरने पड़ जाएंगे और फिर भी वायर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। और अगर होगा तो उस पर इतने सवाल आ जाएंगे आरबीआई की तरफ से, बैंक्स की तरफ से, कि आपको समझ नहीं आएगा कि इतने, मतलब क्यों मेरे को इतने आंसर्स देने हैं। भाई मेरा कोई बिजनेस है, मुझे अपने, मान लीजिए मेरे 4 एम्प्लॉइज हैं यूके बेस्ड हैं और मुझे यहाँ से उनकी सैलरीज पे करनी है, तो इट शुड बी इजी, मैं अपने यहाँ से वायर करूँ और पहुंच जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया से पैसा ट्रांसफर करना या कोई भी ऐसे छोटे कंट्री से पैसा ट्रांसफर करना जो अभी इतना ज्यादा डेवलप नहीं है, बहुत मुश्किल है। वेयर एज द डेवलप्ड नेशंस हैव द कैपेबिलिटी टू वायर द फंड्स एनीवेयर। तो मेरा सीरियसली ये सपना है कि आगे जाके इंडिया बिकम्स अ कंट्री विच इज compatible to all the developed countries and from where the funds can be sent to anywhere on the globe without any hassles। बस आप अपने, जैसे अभी आप लोकल ट्रांसफर्स करते हैं उसी तरीके से आप इंटरनेशनल ट्रांसफर्स कर सके घर बैठे। सो दैट विल एक्चुअली मेक बिजनेस वेरी easy for every entrepreneur and every other business, you know, in the country, and this is what I'm working on actually। ग्रेट। सो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो या कोई और दूसरी फील्ड भी हो सकती है, कोई भी एंटरप्रेन्योर या फिर कोई पर्सनालिटी जिसके काम से आप प्रभावित हों? 2 लोग, and they are my inspiration, and I read their stories and I listen to their speeches and all those things. So number 1 is Steve Jobs and the number 2 is Elon Musk। ये इसलिए नहीं कि कोई बहुत बड़े नाम हैं, नाम तो और भी हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन ये इसलिए क्योंकि आई कैन रिलेट टू द स्ट्रगल्स दैट दीज 2 people have faced in life, whether they are personal or whether they are professional। आई कैन अंडरस्टैंड कि किसी बिजनेस को बनाने के लिए आपको जो इनिशियल स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ जीरो हो जाती है, आप फैमिली को टाइम नहीं दे सकते, आपके पास सोने बैठने की जगह नहीं होती हैं, आपके पास कोई बेड्स नहीं है, आपका लाइफ एकदम डिफिकल्ट हो गई है, लेकिन आपने एक सपना देखा है और उस सपने को पूरा करने के लिए आप कुछ भी करोगे। तो वो स्टोरीज ना बहुत इंस्पायर करती है कि अगर ये इंसान ये सब कुछ सह के यहाँ तक पहुंच सकता है तो व्हाई कैंट आई। भगवान ने तो सबको सेम दिमाग दिया है, भगवान ने वो सबको 2 हाथ 2 पैर सबको दिया है, तो अगर वो कर सकता है तो व्हाई कैंट आई। एंड दैट इंस्पिरेशन एक्चुअली हेल्प्स मी टू मूव फॉरवर्ड व्हेन you know the times are dark। So thank you for coming मैम, एंड हमारे साथ फिनटेक और पेमेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। और सबसे ऊपर आपकी जो स्टोरी है वो खुद में इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग है
और मुझे पूरी उम्मीद है कि स्टीव जॉब्स, एलन मस्क की जगह आज आपकी स्टोरी से बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे, और जो उम्मीद है कि हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी बैठे होंगे जिनकी इंस्पिरेशन जो है वो रुचि राठौर होंगी। Thank थैंक यू सो you. मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू।